नमस्कार। IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मंत्री, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनन्य समर्थक महेंद्र सिंह सिसोदिया जी। महेंद्र जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मानस में महेंद्र जी एक चौपाई है, सिर भर जाऊं उचित यह मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवा भाव का जो धर्म है वो बड़ा कठोर है, कठिन है, यूं कहूं कि दुरूह है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस को छोड़ा तो उस समय पे ऐसा लग रहा था कि इतने लोग कांग्रेस में उनके साथ जाएंगे नहीं, लेकिन आप जैसे लोग जो मंत्री पद जिनके पास था, जिनके पास कांग्रेस की सालों की विरासत थी, और उसको एक झटके में छोड़ना, आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा कि ये सब पैसों के लिए किया गया, लालच के लिए किया गया। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। जो आपने बात कही है सेवा भाव की, वो बिल्कुल बात सत्य है और हम लोग उसमें से नहीं है कि जो क्षणिक लाभ के कारण कोई कदम उठाए। हमने अपनी क्षेत्र की जनता और जो सपने हमने देखे थे 15 वर्षों में कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी जी, हमारे पोलिंग कार्यकर्ता से लेकर और क्षेत्र की जनता तक हम उन सपनों को पूरा करेंगे। क्योंकि 15 माह में जो कुछ भी घटित हुआ उसके बारे में मैं विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहूँगा, किंतु ये बात सत्य है कि जिस व्यक्ति को चेहरा दिखाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई गई और उनके साथ जिस तरीके से अपमान और अन्याय हुआ, तो ये विचारणीय प्रश्न था कि एक इतने बड़े राजनेता के साथ जब ये छल कपट और अपमान की राजनीति की जा सकती है तो छोटे कार्यकर्ताओं के साथ उनको क्या भविष्य होगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर हमने ये कड़ा फैसला लिया और कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। इस कड़े फैसले में अब एक ऐसी छवि निरूपित करने का प्रयास किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी राशि के एवज में यह किया गया और 22 लोगों ने मतलब छोड़ा साथ में, और बहुत कोशिशें की गई आपको वापस लाने की, मान मनौवल बहुत हुआ। तो इतना मजबूत आधार, इतनी जबरदस्त निष्ठा, इतना अद्वितीय समर्पण, मतलब वर्तमान राजनीति में अगर मैं व्यक्तिगत बात करूं कि किसी एक व्यक्ति के प्रति निष्ठा का ये अभी तक का सबसे अनूठा उदाहरण होगा। राजनीति में से दल बदल कहा जा सकता है, इसे कांग्रेस के लिहाज से धोखा कहा जा सकता है, कांग्रेस के लिहाज से गद्दारी कहा जा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के साथ 22 लोग गए तो आप लोगों का जो समन्वयन था, तो एक व्यक्ति लालच में आ सकता है, दो आ सकते हैं, निश्चित रूप से आपको वापस लाने के लिए भी प्रलोभन दिए गए होंगे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये पीड़ा पूरे सिंधिया जी के समर्थकों की थी? एक सिरे से सबको दरकिनार किया जा रहा था। देखिए, मैंने हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे ये बात कही है कि कांग्रेस आज भी सुधरने का प्रयास नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी को ये जानना आवश्यक होता है और आवश्यक था कि वो आज बात का आत्ममंथन करते कि आखिर 22 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र क्यों दिया, जिसमें मंत्री और विधायक करते हैं। ये आत्ममंथन का समय है कांग्रेस पार्टी का। आरोप लगाना, इनके पास आरोप लगाने के अलावा है क्या? धोखा दिया, गद्दार कहा गया, बिकाऊ कहा गया, सब कुछ कहने के बाद भी इन लोगों ने ये आत्ममंथन नहीं किया कि आखिर ऐसा क्यों घटित हुआ और ऐसा ठोस कदम माननीय सिंधिया जी या उनके समर्थकों ने उठाया कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए था। आरोप लगाना बहुत साधारण है, और अगर कोई कहता है कि हमको राशि दिए तो भाई ठीक है, आप बताइए कि किस प्रमाण के तहत आप ये बोल रहे हैं, क्योंकि हम ना तो स्वार्थ की राजनीति की है, और जहां तक पैसे देने की बात है, मंत्री का पद अपने आप में एक बहुत शोभनीय पद होता है। उसको त्याग करना, उस पद के लिए जीवन भर इंसान संघर्ष करता है, तब जाके मंत्री का पद प्राप्त होता है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन की आवश्यकता है। आरोप लगाना बहुत साधारण चीज है, उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि 22 विधायक कैसे चले। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बैठे रहे और हम लोग बेंगलोर पहुंच गए और सारी इंटेलिजेंस फेल हो गई। इसका मतलब है कि कितनी लापरवाही से सरकार को चलाया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न अभी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राज्यसभा में पहुंच गए, महाराजा जी का राज्याभिषेक हो गया, लेकिन एक आरोप जो हमेशा
कांग्रेस के किसी न किसी खेमे में उठता रहा है। कभी किसी पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया, कभी किसी कार्यकर्ता ने लगाया, कभी किसी वरिष्ठ नेता ने लगाया कि जो दिग्विजय सिंह जी की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स का केंद्र बिंदु ही यह था कि उन्हें दोबारा राज्यसभा में जाना था, और अगर महाराज होते तो वो निश्चित रूप से सेकंड प्रायोरिटी के कैंडिडेट होते, और वर्तमान में उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी मिली। लेकिन उन्होंने अपनी प्रायोरिटी के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को सेकेंडरी रखा, और उसकी वजह से ये परिणति हुई। आपकी इस पर क्या राय? मैं निश्चित रूप से आपकी बात को स्वीकार करता हूं, क्योंकि जितना भी ये खेल राजनीतिक हुआ है कांग्रेस पार्टी में, इसमें राज्यसभा एक मुख्य रूप से धुरी थी, और उसको पाने के लिए इसमें जो लोगों की महत्वाकांक्षा थी, उसके कारण ये सारा खेल किया गया। और बल्कि मैं तो ये आज इस मंच आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहूंगा कि हम लोग तो बहुत बाद में गए हैं। पहले तो दिग्विजय सिंह जी के, जो माननीय दिग्विजय सिंह जी के विधायक थे, उन्हीं लोगों ने कमलनाथ जी को हमेशा दबाव की राजनीति करने का प्रयास किया। आप चाहे उनके सगे भाई आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी को ले लें, आदरणीय केपी सिंह जी को ले लें, आदरणीय अदल सिंह कंसाना जी को ले लें, आदरणीय बिसाहू लाल जी को ले लें, ये सारे लोग जो थे ये माननीय दिग्विजय सिंह जी के लोग थे। और सबसे पहले अगर आप अखबारों की कटिंग और आप परिदृश्य में पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि समाचार पत्रों ने हमेशा इस बात को उल्लेखित किया कि कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह जी का गढ़ा था, उस धड़े से ही लोग सबसे ज्यादा असंतुष्ट थे। फर्क इतना है कि किसी ने हिम्मत की और दूसरा ये है कि किसी ने हिम्मत नहीं की। हमने हिम्मत की अन्याय के खिलाफ और उठ खड़े हुए, और मैं समझता हूं कि क्षेत्र की जनता और अपने नेता के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ना और अपने मार्ग को प्रशस्त करना, इसमें कोई बुराई नहीं समझता। आरोप कोई भी लगाता रहे, हम उसकी परवाह नहीं करते। जिस प्रकार से आपने कहा कि पहले ये दिग्विजय सिंह जी के द्वारा जो समर्थक थे उनके द्वारा किया गया, अगर मैं इसी घटनाक्रम को थोड़ा पीछे से देखूं तो दिग्विजय सिंह जी ने एक डैमेज होता दिख रहा था। बाकायदा उनके पुत्र जयवर्धन जी गए, दिग्विजय सिंह जी भी उसमें बहुत सक्रिय रहे, जीतू पटवारी जी रहे, और उन लोगों को वापस लेके आ गए, और उसको ऑपरेशन लोटस जो नाम दिया था, ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, और दिग्विजय सिंह जी उसकी भूमिका में लार्जर देन लाइफ दिखे, और ऐसा लगा कि दिग्विजय सिंह जी की वजह से ये सरकार बच गई। तो आपका कहना का अर्थ क्या है कि दिग्विजय सिंह जी की जो पॉलिटिक्स थी, या दिग्विजय सिंह जी का जो एक ये सोच था कि नहीं, कहीं ना कहीं महाराज या उनके समर्थकों को, सिंधिया जी या उनके समर्थकों को दरकिनार करना है, वह एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा कारण बना इतने बड़े निर्णय का? देखिए, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहूंगा कि माननीय कमलनाथ जी एक सज्जन व्यक्ति हैं, और उन्होंने दिल्ली की पॉलिटिक्स की है, मगर स्टेट की पॉलिटिक्स में उनका पहला पदार्पण हुआ, और वो बहुत सारी चीजों से अननोन भी थे, और इस चक्रव्यूह को समझने में उन्होंने देरी कर दी, और इस देरी का ही कारण हुआ कि आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आ गई। मैं उसके गुड़गांव एपिसोड पे नहीं जाना चाहूंगा, किंतु ये एक झलक थी, और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़े राजनीतिक घटनाक्रम और नाटक का एक बहुत बड़ा एपिसोड था जो गुड़गांव में घटित हुआ, और इसकी जो पुनरावृत्ति हुई वो बेंगलोर में भी हुई। बेंगलोर में जिस तरीके से मीडिया के सामने हाईलाइट किया गया और जो ड्रामा कांग्रेस पार्टी के लोगों ने रचा, वो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ओछी राजनीति की गई और कमलनाथ जी को अंधेरे में रखा गया। जी, अब जिस प्रकार से इतना बड़ा निर्णय ले लिया, शिखर से शून्य, मतलब एक रिवर्स जर्नी की बात की जाए, वो स्थिति में स्वयं को खड़ा कर लिया। आरोप जरूर लग रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि पूरे के पूरे राजनीतिक जीवन को, राजनीतिक करियर को किसी न किसी एक विषय पे, चाहे वो प्रतिष्ठा हो सकता है, सम्मान हो सकता है, सेवा भाव हो सकता है, समर्पण हो सकता है, निष्ठा हो सकता है, वो कोई भी संदर्भ हो सकता है, लेकिन किसी न किसी एक संदर्भ में अपने पूरे राजनीतिक करियर को, राजनीतिक विरासत को 22 लोगों ने दांव पर लगा दिया। उनमें से आप भी एक थे। सालों आपके जो पैतृक निवास है उस पर झंडा कांग्रेस का लहराता रहा। क्या वो क्षण बने होंगे जब वो झंडा बदला गया? कैसे बदला गया होगा? वो बहुत भारी रहा होगा वो पल। रोहित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा
कि मैं एक फ्रीडम फाइटर फैमिली से हूँ। जी मेरे ग्रैंडफादर चाचोड़ा से 2 टर्म कांग्रेस के विधायक हैं। जी मेरा संपूर्ण परिवार, मेरे फादर कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे डिस्ट्रिक्ट गुना थे। जी संपूर्ण परिवार कांग्रेस से हम पैदा हुए और हमारे खून में भी कांग्रेस ही है। जिस झंडे की आप बात कर रहे हैं, और मैं यही बोलना चाहता हूँ जी कि ये इतना बड़ा अपमान था, इतनी बड़ी घटनाक्रम था, जिसने हमारे दिल से कांग्रेस पार्टी को एक क्षण में निकाल दिया और हमने ये कड़ा निर्णय लिया। मेरे परिवार के लोगों ने भी इस बात पे आपत्ति की कि आप कांग्रेस के परिवार के होने के बाद भी आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और जब मैंने उनको बताया कि हम लोगों के साथ, क्षेत्र की जनता के साथ और हमारे नेता श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ ये घटनाक्रम हुआ है, तो हमारे परिवार के लोगों ने हमारा संबल बढ़ाया। और क्षेत्र की जनता में भी आज जब भी मैं पूरे क्षेत्र में भ्रमण करता हूं, तो सारी जनता हमको इसी बात के लिए पीठ थपथपाती है कि आप लोगों ने जो बलिदान किया, ऐसा बलिदान शायद इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। और देश और भारत में ऐसा बलिदान बहुत ही कम बिरला लोग करते होंगे जो आप लोगों ने किया है। आरोप लगाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी चुनाव होने हैं, क्षेत्र की जनता निर्णय कर देगी कि आरोप उनके सही थे या हमारा बलिदान सही था। जी बिल्कुल सही कहा आपने। निर्णय जनता करेगी कि आपका बलिदान और त्याग सही था या फिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कोई तथ्य और सत्यता है। सवाल ये है कि एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि जिस प्रकार से आप तो सब कुछ त्याग कर, सर्वस्व समर्पण करके भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गए, भारतीय जनता पार्टी का वरण कर लिया, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी से आपको उस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है जो शिकायत कांग्रेस में थी भारतीय जनता पार्टी के संगठन से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के दल से? क्या दल से दिल मिलने की जो कवायद है वो बिल्कुल मुफीद है, बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, या यहाँ भी आपको इग्नोरेंस का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि अब वो गए जरूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उन्हें लगातार इग्नोर किया जा रहा है, पूरे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके समर्थकों को। अभी 2-3 माह हुए हैं, 2-3 माह में मैंने जो व्यक्तिगत अध्ययन किया, जी पूरी भारतीय जनता पार्टी दिल से हमारे साथ है और हम भी दिल से उनके साथ हैं। जी माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय वी.डी. शर्मा जी, सभी लोगों का बहुत स्नेह और उनका आशीर्वाद और कृपा हमारे ऊपर है। और किसी भी घर में जब हम पहली बार जाते हैं तो एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है, किंतु एडजस्टमेंट हो जाएगा। दिलों में एडजस्ट हो चुके हैं और पार्टी के स्तर पर भी हम एडजस्ट हो गए हैं। और अपनी अपनी काबिलियत होती है कि कौन किसको सबको साथ लेके चलता है या नहीं चलता है, वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आपने कहा कि दिल और आत्मा से एक हो चुके हैं, तो क्या ये जो संयोजन है, ये जो संयुग्मन है, ये जुड़ाव है, ये मध्य प्रदेश के पटल पर एक नई इबारत लिखेगा? अभी भी कांग्रेस ये कह रही है कि 24 विधानसभा सीटों पर जनता, जिन लोगों ने उनके अभिमत के साथ, जिन्होंने उनके वोट के साथ न्याय नहीं किया है, उनको जनता सबक सिखाएगी। वो ये सोच रहे हैं कि जब आप जनता के दरबार में जाएंगे तो जनता आपको अब स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस बिल्कुल इसको मानकर बैठी है। ये उनका परसेप्शन है, ये उनका परसेप्शन है जी। और इस भ्रमिक जो कंफ्यूज परसेप्शन है, इसको दूर करने का एक ही तरीका है, चुनाव आ रहे हैं, जो भी डिसीजन जनता करेगी वो हम सबको स्वीकार होगा। जी। एक बड़ा सवाल कि फिर से मध्य प्रदेश के पटल पर महेंद्र बाहुबली, ये शब्द कब सुनाई देगा? देखिए, ना तो मैं बाहुबली हूँ, हाँ महेंद्र जरूर हूँ। जी जी और प्रेम मेरा बाहु है और प्रेम मेरा बल है। जी जी तो इसके सहारे में चलता हूँ जी। और सच्चाई और ईमानदारी के साथ करता हूँ। बाकी फिर ईश्वर के हाथ है, जी जैसा भाग में होगा वो तो है। जी। वैसे भी कहा गया है कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आफत काल परखिए उचारी। जीवन में इस प्रकार का राजनीतिक परिदृश्य में इस प्रकार का संदर्भ सामने आना, इस प्रकार की परिस्थितियां सामने आना, मतलब शायद इसके पहले राजनीतिक इतिहास में इस प्रकार की कभी परिस्थितियां नहीं बनी होंगी। इस टाइम पर एक धैर्य, एक संयम, एक कमिटमेंट, जितने भी मनोभाव होते हैं उन सबसे रूबरू आपको होना पड़ा होगा। आप क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों में जब आपको मौका देने की जो बात सामने आ रही है, मौका देगी, तो जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसमें से बहुत सारे लोग पहले आपके समर्थक होंगे, अब भारतीय जनता पार्टी के भी लोग आपके समर्थक होंगे। अब दो दलों को एक दिल में बांधने की कवायद करना है, बहुत जटिल होगा।
देखिए, इंग्लिश में कहावत है, जी व्हाट अपीयर्स टू बी द एंड मे रियली बी न्यू बिगनिंग। जी जिसको हम अंत समझते हैं, हो सकता है वो हमारी शुरुआत हो। वाह तो हमने शुरुआत अपनी शुरू से नए सिरे से की है, जी और हम अपनी ईमानदारी से चलते जाएंगे जी और आगे बढ़ते जाएंगे। ईमानदारी दिल में होना चाहिए, जनता के लिए भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और अपनी पार्टी और अपने नेताओं के प्रति सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति कभी रुकता नहीं है। और संघर्ष, जी जो स्ट्रगल का टाइम होता है, संघर्ष का समय होता है, वो व्यक्ति के हर जीवन में आना चाहिए, क्योंकि संघर्ष और बुरा समय से ही व्यक्ति सीख लेता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। जी तो जो आपने कहा कि विपत्ति के समय जी हमको परखने की जरूरत होती है, तो हमको परखने का आज जो मौका ऊपर वाले ने दिया है, उस पर हम चल रहे हैं, और सारा जो निचोड़ है वो हमारे सामने आता जा रहा है। मैं देखता हूं जी कि जो लोग सिंधिया जी के बंगले पे 5-5 घंटे इंतजार करते थे, उनके पैर छूते थे, जी एक झलक पाने के लिए तरसते थे, जी आज वो उनको बिकाऊ और दलालों की और गद्दारों की संज्ञा दे रहे हैं। जी मैं लानत है ऐसे लोगों के ऊपर। जी मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि सम्मान किसी पद से नहीं होता, किसी पार्टी से नहीं होता, व्यक्ति से सम्मान होता है। और आप लोगों ने आज जैसे जीतू पटवारी जी को देख लीजिएगा, मैंने कई बार दिल्ली में देखा 2-2, 3-3 घंटे इंतजार करते हुए, पैर छूते हुए देखा, महाराज के सामने विनती करते हुए देखा। कल तक जयवर्धन सिंह जी कहते थे कि सिंधिया जी मेरे आइडियल हैं, और आज उनको गाली दे रहे हैं। ये व्यक्ति का सोच और उसका व्यक्तित्व और उसके संस्कारों को दर्शाता है। मैं इसकी निंदा करता हूं। एक जैसे एक कहीं ना कहीं एक वाइब्स आती हैं, एक पूर्वाभास हो जाता है किसी भी विषय वस्तु का, कि जिस प्रकार से जब सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, आप लोग शामिल हुए, तो जो यहाँ का जो स्वागत सत्कार था वो ऐतिहासिक था। ऐसा लगा जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत वरिष्ठ नेता सालों बाद भारतीय जनता पार्टी में आया हो किसी कार्यक्रम में। आप लोगों को भी शामिल किया गया, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके सारे बड़े नेताओं से मिले, तो कहीं ये पूर्वाभास हुआ कि जो पीड़ा सिंधिया जी की वहाँ थी कि उनको सम्मान नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं इग्नोरेंस हो रही थी, उनकी बात को तवज्जो नहीं मिल रही थी, वो सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। एक तरीके से जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, माननीय सिंधिया जी जन नेता है जी, और आज मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि देश भर में उनकी एक अपनी पहचान है, एक स्वच्छ छवि है, और एक आकर्षक व्यक्तित्व और युवा होने के नाते आज युवा वर्ग, महिलाएं, किसान, मजदूर सब उनकी तरफ देख रहा है कि एक उज्जवल सूरज की भांति चमकने वाला व्यक्तित्व हमारे बीच में आया है। और ये उस समय भी लोग कहते थे जब कांग्रेस पार्टी में हम लोग थे कि एक अच्छा व्यक्ति गलत पार्टी में जुड़ा हुआ है, और आज अच्छी पार्टी और अच्छा व्यक्ति दोनों साथ हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश का विकास निश्चित रूप से सिंधिया जी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, भविष्य भारतीय जनता पार्टी का है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिंधिया जी आगे बढ़ चढ़कर काम करेंगे, और मुझे इस बात का भी विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी जब भी कैबिनेट का विस्तार करेंगे, माननीय सिंधिया जी को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, और माननीय सिंधिया जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट के सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्टर के रूप में देखे जाएंगे। जैसा आपने कहा कि जब केंद्र की कैबिनेट का विस्तार होगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मौका मिलेगा, लेकिन मानस में एक और चौपाई है कि जेना मित्र दुख होए दुखारी, तिन्ह बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख में, मित्र को परेशानी में देख के, अपने सहयोगियों को परेशानी में देख के दुखी नहीं होते, उनको बहुत वो पाप के भागी होते हैं। सिंधिया जी अपने समर्थकों के लिए जी जान लगा देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए जी जान लगा देते हैं, और वो दिखा भी। तो जब वो कैबिनेट का विस्तार होगा तो निश्चित रूप से उनका तो उसमें चयन होना तय है, उनको अवसर मिलेगा भी। ये देश के लिए भी अच्छा है कि योग्य और सक्षम व्यक्ति नेतृत्व करें, लेकिन प्रदेश की कैबिनेट में भी उनके समर्थकों का स्थान तय माना जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि प्रदेश में कब आपको वो अवसर मिलेगा कि आप पुनः जनता की सेवा करें बतौर जनप्रतिनिधि? जब चुनाव होंगे तब होंगे, अब कोविड का टाइम चल रहा है, लेकिन जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा
तो क्या हम ये मान के चलें कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की तरफ से जो लोग आए हैं उनका हाथों हाथ स्वागत करेगी और एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेगी कि जो हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा है वो अभी भी जीवंत है? निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे मान सम्मान को रखेगी और ये तो प्रेरोगेटिव है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनका विवेक अधिकार है, जब भी वो चाहेंगे विस्तार करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमने स्वार्थ के लिए कोई मंत्री पद के लिए कांग्रेस नहीं छोड़ी। हम एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी के विवेक अधिकार है कि वो हमको मंत्री बनाते हैं तो ठीक है, नहीं बनाते हैं तो भी हम पार्टी के लिए समर्पण से काम करेंगे। जिस प्रकार से आप क्षेत्र में जब भ्रमण कर रहे हैं तो क्षेत्र की जनता आईना होती है, क्षेत्र की जनता बहुत सहज होती है। नेता कोई कितना भी बड़ा हो लेकिन जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र में होता है तो वहां की जनता से उसका संवाद बहुत ही सहज और बहुत ही स्पष्ट होता है। तो कई बार तो जनता कहती होगी आपसे कि भैया अच्छा नहीं किया, और कई बार जनता कहती होगी भैया बहुत अच्छा किया। तो इसमें वो संख्या बल कितना है जिससे आपको ये साहस मिलता है कि आपने एक अच्छा डिसीजन लिया या आपसे एक गलत निर्णय हो गया? किस तरफ संख्या बल ज्यादा है? मैंने आपके अभी एक प्रश्न के उत्तर में ये कहा था कि जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ जी, अकेला मेरा विधानसभा नहीं बल्कि संपूर्ण क्षेत्रों से ग्वालियर डिवीजन, मुरैना, भेल, दतिया, मंदसौर सब जगह से जो फोन कॉल्स आते हैं या क्षेत्र के भ्रमण करते हैं, जनता ने इस कदम को सराहा है क्योंकि जनता ने 15 साल जो सहा और उन्होंने इस बात के लिए वोट दिया कि सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनेंगे और कांग्रेस की सरकार आएगी, उनके सपने और उनके वादों को पूरा किया जाएगा। किंतु जब उल्टा हुआ और हमने जब बीजेपी ज्वाइन करी तो जनता ने हमको प्रोत्साहित किया और हमारी पीठ थपथपाई। ये सिर्फ वही लोग कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, जिनको फोटो और सोशल मीडिया में आने का ज्यादा शौक है, वही ये सब बातें कर रहे हैं। अन्यथा क्षेत्र की जनता पूरी तरह हमारे इस कदम का हमारे साथ है और हमारे को संबल पूर्ण रूप से हमारे क्षेत्र की जनता देगी। जी, अगर मैं 15 साल बनाम 15 माह की बात करूं तो मंत्री रहते हुए भी, विधायक रहते हुए भी कई लोगों के ये आरोप थे कि ये सरकार जो है उनकी नहीं रही है। मुख्यमंत्री जी के पास, जो उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पास समय नहीं होता था, हमेशा बहुत जल्दी में रहते थे, चलो चलो करके बात करते थे। कई जगह ऐसे आरोप लगे हैं और अपने जो सहयोगियों को उन्होंने प्रॉपर समय नहीं दिया, उनके साथ बहुत ज्यादा संवाद नहीं रखा, ये आरोप लगे। और कुछ मंत्रियों ने तो ये कहा कि आउटसोर्स तरीके से ये सरकार चल रही है, लोगों का हस्तक्षेप ज्यादा है, शराब माफियाओं का सपोर्ट हो रहा है, खनिज माफियाओं का सपोर्ट हो रहा है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन सारे परिस्थितियों से? देखिए, जब हम लोग विधायकों से मिलते थे और विधायक लोग ये आरोप लगाते थे कि साहब मुख्यमंत्री जी मिलते ही नहीं है, टाइम नहीं देते हैं, हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं समय नहीं है, 24 घंटे से ज़्यादा 25 घंटे तो काम नहीं कर सकता हूँ जी। ये सारी चीज़ें हमारे उस समय कानों में आती थी और हम लोगों को बोलते भी थे कि नहीं भाई व्यस्त रहते हैं, बहुत उनके ऊपर बाहर है। किंतु एक बात का मुझे निश्चित रूप से दुख है जी, कि मैं कैबिनेट का मिनिस्टर था और वो भी लेबर मिनिस्टर था जी, जहां मजदूरों की संख्या करीब 5 करोड़ है मध्य प्रदेश में, उनका प्रतिनिधित्व करता था। 15 माह में मैंने जितनी बार भी अपॉइंटमेंट मांगा जी, मेरे को कभी भी माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के चैम्बर में बैठने का ही अवसर नहीं मिला जी, कि मैंने कभी कुर्सी पर उनके सामने बैठ के उनसे डिस्कस किया। जब हम कमरे में एंटर होते थे तो वहीं से वो चिल्ला देते थे, आए मैंने हरी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो ये सारी बातें आती नहीं और ये मंत्रियों की जब व्यवस्था थी, मंत्रियों के साथ ऐसा सलूक था तो आम जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या हाशर होगा आप समझ सकते हैं। जी। कोविड-19 के दौरान निश्चित रूप से, चूंकि आप क्षेत्र के सर्वमान्य जनप्रतिनिधि हैं, भले ही अब आप किसी पद पर नहीं हो वर्तमान में, लेकिन जवाबदेही किसी पद की मोहताज नहीं होती, जवाबदेही होती है उत्तरदायित्व की मोहताज। तो कोविड-19 के दौरान क्या कुछ आपके द्वारा व्यक्तिगत प्रयास किए जा रहे हैं कि जो आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र के आसपास जो लोगों को सुविधा सहूलियतें मिले, उन्हें पर्याप्त जो है, अगर कोई इस तरह इस बीमारी से पीड़ित है तो उसको इलाज मिले और इसका
प्रसार ना हो पाए, इसकी उचित रोकथाम हो, तो आपके स्तर पर क्या कुछ व्यक्तिगत प्रयास किए गए? पुरोहित जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और उस समय बहुत पूरे क्षेत्र में एकदम से हंगामा मच गया था, लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा था। जी 50,000 परिवारों को हमने चैरिटी कर करके राशन की व्यवस्था करवाई जी और खुद मैंने पैकेट्स बांटे। हमने मास्क लोगों को प्रोवाइड किए। 50,000 परिवार किसी भी विधानसभा का बहुत बड़ा टारगेट होता है। बहुत और 10,000 लोगों को हमने मास्क वितरित किए। जी और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय शिवराज सिंह जी को और माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, जी जिन्होंने जो मजदूर हमारे क्षेत्र के करीब 15,000 मजदूर जो दूसरे प्रदेशों में थे, उनको लाने के लिए जो प्रशासन ने व्यवस्था की, मैं खुद उसका गवाह हूं जी कि हजारों की तादाद में हमने प्रवासी मजदूरों को गुजरात, अहमदाबाद, राजस्थान, तमिलनाडु से हमने बुलवाया, उनके खाद्यान्न की व्यवस्था कराई और आज मुझे खुशी है कि प्रवासी मजदूरों को उनके खातों में पैसा भी डलवाया जा रहा है। तो ये एक सामूहिक प्रयत्न था। निश्चित रूप से कहीं न कहीं परेशानी आती है, क्योंकि लॉकडाउन में जहां एकदम कियोस मच गया पूरी दुनिया में, एक हल्ला बुल गया पूरी दुनिया के अंदर, उसमें परेशानी आती है। किंतु जिस तरीके से धीरे धीरे करके प्रशासन ने और हम लोगों ने मिलकर अपना क्षेत्र को कंट्रोल किया, उसके लिए मैं सभी लोगों का, जिन साथियों ने मेरी मदद की, उन सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जी बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, अपने स्पष्ट और सहज विचारों के साथ हमसे रूबरू होने के लिए। निश्चित रूप से जनता आपके विचारों को आत्मसात करेगी, आपकी इस बात को समझेगी कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कोई ना कोई तो मजबूरी रही होगी। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतना समय देने के लिए और बात करने के लिए। तो जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, और चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि जो अंत होता है वो अंत ही नहीं होता, बल्कि किसी न किसी चीज की शुरुआत होती है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई राजनीति का सूत्रपात हो चुका है, नई तरह की राजनीति शुरू हो चुकी है। और वो राजनीति ये है कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े दल के रूप में जाने जाने वाली कांग्रेस, उसका एक बहुत बड़ा धड़ा उसके वरिष्ठ नेता के साथ अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल चुका है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुका है और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम ताल कर रहा है। तो मध्य प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक प्रश्न चिन्ह कांग्रेस के ऊपर है और आगामी 24 विधानसभा की सीटें ये तय कर देंगी कि ये निर्णय वाकई में बलिदान का था या ये निर्णय स्वार्थ का था। IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।